slide are visible to everyone? ठीक है, ओके, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो सबसे पहले तुमको जानना है कि जो थायराइड ग्लैंड का वर्टिब्रल लेवल क्या है, ठीक है। जो एनाटॉमी के हिसाब से जो क्वेश्चन आते हैं वो हमेशा तुमको हर चीज़ का वर्टिब्रल लेवल पता होना चाहिए, क्योंकि वर्टिब्रल लेवल के काफ़ी कई बार तुमको कई कई ऑर्गन्स का मिल जाता है वर्टिब्रल लेवल क्या है, किसका क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थायराइड ग्लैंड का अपने वर्टिब्रल लेवल देखें कि पोस्टीरियर साइड में कौन सी वर्टिब्रा तक जो थायराइड ग्लैंड एक्सटेंड करती है, तो दैट इज फ्रॉम C5 टू T1, ठीक है। तो इसका वर्टिब्रल लेवल इज C5 टू T1। एंड नेक्स्ट जो है कि थायराइड ग्लैंड का वेट कितना रहता है, तो इट्स 25 टू 30 ग्राम थायराइड ग्लैंड का वेट रहता है एंड इट्स बटरफ्लाई शेप्ड, ये ऑलमोस्ट सबको पता ही है। थायराइड ग्लैंड का जो वेट होता है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनटेक ऑफ आयोडीन के। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अपनी बॉडी में अगर इनटेक ऑफ आयोडीन डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, अगर अपने आयोडीन का इनटेक डिक्रीज कर देंगे तो वेट ऑफ जो थायराइड ग्लैंड है वो इंक्रीज होने लगता है। तो ये तुमने देखा होगा ना, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, थायराइड ग्लैंड का वेट जो होता है इंक्रीज हो जाता है। आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन प्लीज म्यूट योर माइक। ठीक है। ऐसे ही अगर अपने आयोडीन का इंटेक अगर किसी में इंक्रीज हो जाता है तो वेट ऑफ थायराइड ग्लैंड क्या है, डिक्रीज होने लग जाता है। तो ये एक बार कहीं पे क्वेश्चन आया हुआ था कि थायराइड ग्लैंड के वेट का इंटेक ऑफ आयोडीन से क्या रिलेशन है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इंटेक ऑफ आयोडीन से वेट ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। अब अपने देखें कि ये तो अपने पोस्टीरियर वर्टिब्रल लेवल पे देख लिया कि वर्टिब्रा पे थायराइड ग्लैंड का लेवल क्या होता है। यही अपने देखें कि ट्रेकिया के साथ क्या क्या रिलेशन है, कि ट्रेकियल रिंग कौन सी रिंग पे कौन सा पार्ट ऑफ थायराइड ग्लैंड रहता है। तो ये सबसे पहले जो थायराइड ग्लैंड है बटरफ्लाई शेप की होती है, ठीक है। इसमें दो लोब्स होते हैं, एक राइट साइड और एक राइट लोब एंड एक लेफ्ट लोब, और दोनों लोब्स को क्या जोड़ता है, बीच में जो पोर्शन जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं, इस्थमस ना। लेट मी शो यू। सो ये देखो, ये अगर तुम थायराइड ग्लैंड का देखो तो थायराइड ग्लैंड का अपनों ने पोस्टीरियर पोर्शन में पढ़ लिया कि वर्टिब्रल लेवल पे ये C5 टू T1 है, और ये किस किस से अटैच रहती है। तो ये इसके पीछे से क्या जा रही है, ट्रेकिया के ऊपर से थायराइड ग्लैंड जो होती है बनी होती है। तो यहाँ पे अपने को पता है कि ट्रेकिया में क्या होती है, ट्रेकियल रिंग्स होती हैं। तो अब अपने को ये देखना है कि कौन से पोर्शन में कौन सी ट्रेकियल रिंग बैठती है, मतलब ट्रेकिया के लेवल पे अगर अपने देखें तो थायराइड ग्लैंड का क्या लेवल है, ठीक है। नेक्स्ट इसका थायराइड जो कार्टिलेज अटैच रहता है थायराइड ग्लैंड से, वो कौन से पोर्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड से अटैच है। नेक्स्ट अपने को क्या देखना है इसमें कि जो थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड होती है कैसे बनती है, ये दो लोब से मिलके बनी हुई है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। इन दोनों को आपस में कौन जोड़ता है, इस्थमस पोर्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब अपने इसके तीनों पोर्शन को अलग अलग देखेंगे कि जो थायराइड ग्लैंड का बेस है वो कौन सी किस चीज के साथ अटैच है, इस्थमस पोर्शन पे क्या है, अपेक्स पे क्या है, ठीक है। तो अपने देखें अगर कि जो थायराइड ग्लैंड का अपर, स्लाइड्स आर नॉट विजिबल। विजिबल ना, पायल प्लीज चेक योर कनेक्टिविटी, ओके ठीक है, थैंक यू। सो अगर अपने देखें कि जो अपर पोर्शन होता है थायराइड ग्लैंड का उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है बेस, ठीक है। जो लोअर पोर्शन होता है उसको बोलते हैं अपेक्स, एंड बीच का पोर्शन अपने को पता है इसको क्या बोलते हैं, इस्थमस। तो अपने को इन तीनों का चेक करना है कि ये तीनों के क्या क्या रिलेशन है। तो जो अपेक्स पोर्शन होता है वो कौन सी ट्रेकियल रिंग पे है, फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ जो ट्रेकियल रिंग होती है वहां पे सूटेड है अपेक्स रीजन ऑफ थायराइड ग्लैंड। इस्थमस रीजन कहाँ पे सूटेड होता है, सेकेंड एंड थर्ड ट्रेकियल रिंग पे इस्थमस रीजन सूटेड होता है। एंड बेस कहाँ पे सूटेड होता है, फर्स्ट ट्रेकियल रिंग विद, यहाँ पे अपनों ने अभी लास्ट पिक्चर में देखा यहाँ पे क्या थी, थायराइड कार्टिलेज। तो थायराइड कार्टिलेज की ऑब्लिक लाइन उसके साथ साथ में
फर्स्ट ट्रेकियल रिंग पे क्या सूटेड है, बेस ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। ऐसे ही अगर अपने देखें कि कई केसेस ऐसे होते हैं जहां पे तुमको पिरामिडल लोब देखने को मिलेगा। अप्रॉक्स 44.3% पॉपुलेशन में क्या देखने को मिलता है, एक एक्स्ट्रा लोब देखने को मिलता है थायराइड ग्लैंड में, जिसको क्या बोला जाता है, पिरामिडल लोब, ठीक है। ये पिरामिडल लोब किससे बनता है, कैसे बनता है, तो वैसे इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा कोई क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कभी तुमने देखा होगा या कभी आया होगा, ठीक है। तो वैसे अगर देखें अपने इन जनरल कि पिरामिडल लोब किससे बनता है, पिरामिडल लोब या तो राइट थायराइड लोब से बनेगा, या फिर लेफ्ट थायराइड लोब से, या फिर इस्थमस पोर्शन से भी बन सकता है पिरामिडल लोब, ठीक है। और ये अप्रॉक्स 44 to 3% पॉपुलेशन में देखने को मिलता है। और जो पिरामिडल लोब और हायोइड बोन को आपस में जोड़ता है, ये स्ट्रक्चर तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिवेटर ग्लैंडुला थायरॉइडी, ठीक है। ये एक बार क्वेश्चन आया था, लिवेटर ग्लैंडुला थायरॉइडी। ये क्या है, लिवेटर ग्लैंडुला थायरॉइडी इज अ लिगामेंट, जो कौन सा लिगामेंट है, फाइब्रोमस्कुलर लिगामेंट है। फाइब्रोमस्कुलर लिगामेंट है जो क्या कर रहा है, पिरामिडल लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड को किससे जोड़ रहा है, हायोइड बोन से जोड़ रहा है, ठीक है। हायोइड बोन से जोड़ता है लिवेटर ग्लैंडुला थायरॉइडी। So next is नेक्स्ट, ये तुमने देख लिया कि बेस कहाँ पे है, एट ऑब्लिक लाइन ऑफ थायराइड कार्टिलेज एंड फर्स्ट ट्रेकियल रिंग पे। इस्थमस कहाँ पे है, सेकंड एंड थर्ड ट्रेकियल रिंग पे। एंड अपेक्स कहाँ पे सूटेड होता है, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ ट्रेकियल रिंग पे। अब अपने देखेंगे कि थायराइड ग्लैंड से कौन कौन से हॉर्मोन्स, क्योंकि ये एंडोक्राइन ग्लैंड है ना, तो इससे कई सारे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, तो अपने को पता होना चाहिए कि इससे कौन कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, कैसे कैसे हो रहे हैं। तो इसके लिए पहले इसमें दो टाइप की सेल होती है थायराइड ग्लैंड में। हाँ, तो थायराइड ग्लैंड में क्या होता है, दो टाइप की सेल्स होती हैं, कौन कौन सी, एक तो फॉलिकुलर सेल एंड एक पैरा फॉलिकुलर सेल। जो ये फॉलिकुलर सेल्स होती हैं, फॉलिकुलर सेल्स होती हैं एंड एक स्मॉल छोटी छोटी क्लस्टर ऑफ स्मॉल सेल्स मिलके क्या बनाती है, पैरा फॉलिकुलर सेल। जो फॉलिकुलर सेल है इनसे कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, T3 एंड T4 एंड रिवर्स T3। फॉलिकुलर सेल तीन हार्मोन रिलीज करती है, कौन कौन से, T3, T4 एंड रिवर्स T3। एंड नेक्स्ट इज पैरा फॉलिकुलर सेल, जिनको क्या बोलते हैं, सी सेल्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनसे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज करती हैं ये, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड से अगर आपने देखे इन टोटल कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, T3, T4, कैल्सिटोनिन एंड रिवर्स T3। अगर अब अपने देखें कि फॉलिकुलर सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉलिकुलर सेल्स क्या है, तो फॉलिकुलर सेल कौन सी एपिथेलियम से मिलके बनती हैं, ये भी क्योंकि एपिथेलियम रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, कि कौन सी जगह पे कौन सी एपिथेलियम है, कौन सी लाइनिंग है, लाइनिंग रिलेटेड कई बार तुमको देखे होंगे, तुमने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं फिजियोलॉजी पोर्शन से। तो जो फॉलिकुलर सेल्स हैं वो कौन सी एपिथेलियम से बनी है, दैट इज मेड बाय कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। कॉलमनर एपिथेलियम से बनी होती है, और इनके अंदर क्या रिजर्व रहता है, इनके अंदर थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल जो होता है वो रिजर्व रहता है। थायरोग्लोबुलिन क्या है, थायरोग्लोबुलिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है, यानी कि एक प्रोटीन है जो किससे बनता है, अमीनो एसिड से। कौन से अमीनो एसिड से, टायरोसिन अमीनो एसिड से। तो यहाँ पे तुम्हारे लिए तीन चार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल कि कैल्सिटोनिन किससे रिलीज होता है, तो कैल्सिटोनिन इज रिलीज बाय पैरा फॉलिकुलर सेल्स, या फिर जिसको सी सेल्स भी बोल सकते हो तुम। एंड फॉलिकुलर सेल कौन से टाइप की सेल होती है, इसमें कॉलमनर एपिथेलियम पाई जाती है, जिसमें कि थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल जो होता है वो स्टोर्ड रहता है, जो कि क्या है, ग्लाइकोप्रोटीनियस मटेरियल है, जो कि चेन प्रोटीन है तो अमीनो एसिड से बनेगा। तो स्पेशली इसमें ये कौन से अमीनो एसिड से बना है, ये टायरोसिन अमीनो एसिड से बना रहता है, ठीक है। और इन टोटल जो थायराइड ग्लैंड है उससे कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, T3, T4, रिवर्स T3 एंड कैल्सिटोनिन, ठीक है। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे कि कौन
कैसे थायरोग्लोबुलिन जो मटेरियल इसमें स्टोर्ड रहता है, थायरोग्लोबिन कैसे चेंज होता है T3 T4 में, MIT DIT पहले बनते हैं, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, तो इसके लिए अपने को जरूरत रहती है थायरोग्लोबुलिन को, किसकी, आयोडीन की। तो आयोडीन कहाँ से आता है, एक मिनट, लेट मी शो यू। तो अगर तुम देख रहे होगे, ये विजिबल है ना सबको स्लाइड्स, ठीक है। तो अगर अपने देखें कि जैसे इनटेक करते हैं ना आयोडीन का, तो उसको गट में जो सेल्स होती हैं वो किस में तोड़ देती हैं, आयोडाइड फॉर्म में तोड़ देती हैं आयोडीन को, ठीक है। अब ये आयोडाइड फॉर्म है जो आयोडीन की, इसको ब्लड वेसल्स के थ्रू ये कहाँ पे पहुंचता है, जो ये फॉलिकुलर सेल्स हैं, ये फॉलिकुलर सेल का मैंने एक पोर्शन, मतलब एक पोर्शन सिर्फ अपने यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। फॉलिकुलर सेल है, ये फॉलिकुलर सेल का सिर्फ एक पोर्शन अपने देख रहे हैं। तो जो फॉलिकुलर सेल की कवरिंग होती है, वहां पे क्या रहते हैं, आयोडाइड रिसेप्टर रहते हैं, ठीक है। जो फॉलिकुलर सेल की बेसमेंट मेम्ब्रेन रहती है, ये इधर वाली साइड इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है फॉलिकुलर सेल की, और इधर वाला पोर्शन जो है इसको एपिकल पोर्शन बोला जाता है, मतलब जो सेंटर का पोर्शन रहता है उसको एपिकल पोर्शन बोला जाता है। तो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है फॉलिकुलर सेल की, वहां पे क्या रहते हैं, आयोडाइड रिसेप्टर रहते हैं, ठीक है। तो आयोडाइड रिसेप्टर जब आयोडाइड लेके आती है ब्लड वेसल, तो ये इसको आयोडाइड रिसेप्टर से अटैच होके ये इसमें चले जाते हैं फॉलिकुलर सेल्स में। फॉलिकुलर सेल में क्या होता है आयोडाइड का, यहाँ पे जो एपिकल जो एरिया है इसका फॉलिकुलर सेल्स का, वहां पे क्या स्टोर्ड रहता है, यहाँ पे एक एंजाइम स्टोर्ड रहता है, कौन सा, पेरी ऑक्सीडेज एंजाइम, ठीक है। पेरी ऑक्सीडेज एंजाइम जो होता है वो स्टोर्ड रहता है कहाँ पे, एपिकल पोर्शन ऑफ, एपिकल पार्ट या फिर एपिकल पोर्शन ऑफ फॉलिकुलर सेल्स पे पेरी ऑक्सीडेज एंजाइम जो होता है वो स्टोर्ड रहता है। पेरी ऑक्सीडेज एंजाइम का क्या काम है, ये आयोडाइड को किसमें चेंज कर देता है, आयोडीन में, ठीक है। तो आयोडाइड को किसमें चेंज कर देता है, आयोडीन में। अब जो आयोडीन है ये किसके साथ जुड़ता है, ये थायरोग्लोबिन के साथ आयोडीन जो है वो जुड़ के क्या बनाता है, MIT, मोनो आयोडोथायरोट्रोपिन डाई DIT T3, जब दो एक MIT और DIT जुड़ते हैं तो T3 बनता है, दो DIT जुड़ते हैं तो T4 बनता है, ठीक है। तो ऐसे करके सिंथेसिस होता है किसका, जो थायराइड से हार्मोन रिलीज होने हैं उनका। तो यहाँ पे तुम्हारे लिए दो चीज इंपॉर्टेंट है, क्या, कि एक तो जो पेरी ऑक्सीडेज एंजाइम है वो कहाँ पे होता है एंड उसका क्या फंक्शन है। तो पेरी ऑक्सीडेज एंजाइम एपिकल पोर्शन में रहता है और फॉलिकुलर सेल्स, एंड उसका फंक्शन क्या है, वो आयोडाइड को चेंज करता है आयोडीन में। एंड थायरोग्लोबुलिन जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो किसके साथ अटैच होता है, वो सिर्फ आयोडीन के साथ अटैच होता है, फिर MIT DIT T3 एंड T4 बनाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज, तो अब अपने देखें कि कौन, जैसे ये तो अपने को पता लग गया कि कैसे कैसे फॉर्म हो रहे हैं T3 T4, है ना। अगर अपने देखें कि कौन सा ज्यादा सिक्रीट होता है एंड कौन सा ज्यादा एक्टिव फॉर्म होता है, तो इसमें क्या रहता है कि जो T4 है वो ज्यादा सिक्रीट होता है, मतलब जो फॉलिक्यूलर सेल्स हैं वो T4 ज्यादा बनाती हैं कंपैरेटिव टू T3, लेकिन एक्टिव फॉर्म बॉडी में कौन सी है, T3, मतलब जैसे उसमें सिंथेसिस होएगा, ठीक है, तो उसमें T4 ज्यादा बनता है, लेकिन जब भी बॉडी को जरूरत होती है, ज्यादा जरूरत होती है अगर थायराइड हार्मोन्स की, तो हमेशा T3 ज्यादा यूज में आता है, मतलब T4 जो है T3 में चेंज होता है, देन T3 अगर अपने जब बॉडी में हाइपोथायरॉयडिज्म हो रखा होता है, ठीक है, जब बॉडी में ज्यादा जरूरत होती है उसकी थायराइड हार्मोन की, तब T4 T3 में चेंज होता है, क्योंकि T3 क्या होती है, मोस्ट एक्टिव फॉर्म होती है, उससे ज्यादा जल्दी जो थायराइड फंक्शन है वो कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज अपने देखें कि आयोडाइड आयन जो आ रहा है गट से, जो GIT से आयोडाइड आयन आ रहा है वो कितना आता है, या फिर जैसे अपने आयोडीन खाया तो उसका क्या होता है। तो जितना अपने आयोडीन खाते हैं उसमें से 70% जो आयोडीन होता है वो एक्सक्रीटेड हो जाता है थ्रू किडनी, ठीक है। किडनी के थ्रू 70% जो एक्सक्रीटेड हो जाता है, 20% जो आयोडीन होता है वही सिर्फ पहुंचता है कहाँ पे,
थायराइड ग्लैंड के पास, और जो 10% होता है वो अदर फंक्शंस में बॉडी में यूज हो जाता है। तो बॉडी के पास टोटल अपना आयोडीन इंटेक का सिर्फ 20% आयोडीन ही पहुंचता है कहाँ पे, थायराइड ग्लैंड के पास में थायराइड हार्मोन बनाने के लिए। नेक्स्ट इसके सर्जिकल पार्ट से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट आते हैं, तो उसको याद रखने के लिए तुमको, अगर मतलब भूल जाते हैं ना अपने कि अरे कहाँ से लाइगेट करना था, वहां पे तुम्हारे लिए जरूरी ये है कि जैसे अगर तुमको पता होगा थायराइड ग्लैंड के बारे में, तो वहां पे तुमको 4 चीजें याद रखनी रहती हैं कि कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही है, कौन सी नर्व सप्लाई कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आर्टरी रहती हैं थायराइड ग्लैंड के लिए, 2 ही नर्व रहती हैं। तो जब मतलब इसके सर्जरी करनी होती है थायराइड ग्लैंड की, अगर थायराइडक्टॉमी करनी होती है, तो उस टाइम पे दोनों आर्टरी को अलग अलग जगह से लाइगेट करना होता है, क्योंकि दोनों आर्टरी का नर्व से रिलेशन है, ठीक है, और अपने को नर्व को बचाना होता है। आर्टरी को लाइगेट कहाँ से करना है ये इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए अगर तुम सिर्फ ये डायग्राम भी याद रख लोगे तो भी तुम्हारे लिए ईजी रहेगा, क्योंकि डायग्राम से याद रखोगे तो वो चीजें ज्यादा देर तक याद रहेंगी तुमको, ठीक है। तो इसके लिए तुम ये याद रख सकते हो। इसमें तुमको क्या याद रखना है कि, एक मिनट, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आर्टरी के नाम सुन लो कि कौन कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही है थायराइड ग्लैंड को। तो सुपीरियर थायराइड आर्टरी सप्लाई करती है एंड इंफीरियर थायराइड आर्टरी। किसी को पता है सुपीरियर थायराइड आर्टरी किसकी ब्रांच है? क्योंकि आर्टरी नर्व रिलेटेड भी क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, एग्जाम्स में। तो सुपीरियर थायराइड आर्टरी किसकी ब्रांच है? डज एवरीवन नो? एनीवन? सुपीरियर थायराइड आर्टरी इज ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, और इंफीरियर थायराइड आर्टरी है वो किसकी ब्रांच होती है? इंफीरियर थायराइड आर्टरी इज ब्रांच ऑफ थायरोसर्वाइकल ट्रंक, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग जगह से आ रही हैं। सुपीरियर थायराइड आर्टरी किसकी ब्रांच है? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। इंफीरियर थायराइड आर्टरी किसकी ब्रांच है? थायरोसर्वाइकल ट्रंक की। ऐसे ही कौन सी नर्व सप्लाई करती है? एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व सप्लाई करती है एंड रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। तुमको ये 4 स्ट्रक्चर याद रखनी है, 4 चीजें याद रखनी है कौन कौन सप्लाई कर रही है। इसमें भी अगर अपने देखें तो जो मोस्ट ऑफ मसल्स होती हैं थायराइड ग्लैंड की, उन सबको कौन सप्लाई करती है? रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, एक्सेप्ट क्रिकोथायरॉयड मसल। क्रिकोथायरॉयड मसल को कौन सप्लाई करती है? एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व, ठीक है। तो ये 5 ऑर्गन के ऐसे रूल रहते हैं कि कौन कौन सी ऑर्गन, कौन नर्व सबको सेम सप्लाई कर रही होती है। सिर्फ एक दो एक्सेप्शन होते हैं, तो जो एक्सेप्शन रिलेटेड होते हैं वो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं एग्जाम में आने के लिए। तो यहाँ पे अगर अपने थायराइड रिलेटेड देखें तो क्या एक्सेप्शन है यहाँ पे कि सारी मसल्स को थायराइड ग्लैंड की कौन सप्लाई करती है? रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, एक्सेप्ट क्रिकोथायरॉयड मसल विच इज सप्लाइड बाय एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व। तो यहाँ पे तुमको डायग्राम में क्या दिख रहा है कि जो एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व और सुपीरियर थायराइड आर्टरी है, ये जब दूर से आ रही है, मतलब जब ये थायराइड ग्लैंड के दूर है, तब ये दोनों क्लोज है, ठीक है। जैसे जैसे ये थायराइड ग्लैंड के पास आ रही है, वैसे वैसे इनके बीच में क्या है? स्पेस बढ़ जा रहा है। और इसके बजाय उल्टा होता है किसमें? इंफीरियर थायराइड आर्टरी एंड रिकरेंट लेरेंजियल नर्व में, कि जब ये थायराइड ग्लैंड से दूर रहती हैं तब तो ये इनके आपस में काफी डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे थायराइड ग्लैंड के पास आती है सप्लाई करने के लिए, वैसे वैसे ये नियर आती रहती है, मतलब एक दूसरे के साथ में एंटर करती हैं थायराइड ग्लैंड में। तो अगर अपने को इसकी सर्जरी करनी है, थायराइडक्टॉमी करनी है या थायराइड रिलेटेड कोई भी सर्जरी करनी है, तो उस टाइम पे क्या करना होता है? आर्टरी को लाइगेट करना होता है एंड नर्व को बचाना होता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या बेस्ट है कि जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी है उसको अपने कहाँ पे लाइगेट करें? नियर टू थायराइड ग्लैंड, क्योंकि वहां पे क्या है? एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व एंड सुपीरियर थायराइड आर्टरी के बीच में काफी स्पेस होता है, काफी गैप रहता है, ठीक है। और अगर अपने इंफीरियर थायराइड आर्टरी को लाइगेट करना है तो इसको कहाँ पे लाइगेट करना है? अवे फ्रॉम द अवे फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आता है, यहाँ से तुमको 2-3 चीजें याद रखनी है। एक तो यही कि पूरे जो थायराइड ग्लैंड है उसको रिकरेंट लेरेंजियल नर्व सप्लाई करती है एक्सेप्ट क्रिकोथायरॉयड। सेकंड, सुपीरियर जो थायराइड आर्टरी है वो किसकी ब्रांच है? ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। इंफीरियर थायराइड आर्टरी किसकी ब्रांच है? थायरोसर्वाइकल ट्रंक की। एंड इनको कहाँ कहाँ पे लाइगेट करते हैं? तो सुपीरियर थायराइड आर्टरी को नियर टू थायराइड ग्लैंड एंड इंफीरियर थायराइड आर्टरी को अवे फ्रॉम थायराइड ग्लैंड लाइगेट करना होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज,
तो सुपीरियर थायराइड आर्टरी लाइगेटेड नियर टू थायराइड ग्लैंड, इंफीरियर थायराइड आर्टरी लाइगेटेड अवे फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। तो इसको अगर तुम डायग्राम से याद रखोगे तो तुम्हारे लिए इजी रहेगा, क्योंकि एंड में जाके अगर तुमने आज पढ़ के रख दिया, ठीक है, हफ्ते बाद फिर कंफ्यूज हो जाते हैं हमने कि अरे यार क्या था। तो इसके 2-3 बार अगर तुम इसको ड्रॉ कर लोगे तो वो हमेशा के लिए तुम्हारी मेमोरी में रहेगा। All muscle of thyroid gland are supplied by recurrent laryngeal nerve except cricothyroid muscle which is supplied by external laryngeal nerve। ये इसका रूल एंड एक्सेप्शन है थायराइड ग्लैंड का। तो इसलिए इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं कि क्रिकोथायराइड मसल का तुमको पूछ लिया कि कौन सी नर्व सप्लाई कर रही है, या फिर कोई और अभी अपने पढ़ेंगे कौन कौन से कार्टिलेजेस होते हैं थायराइड ग्लैंड रिलेटेड, कौन सी मसल्स होती हैं, किसी और मसल का नाम तुमको दे के पूछ लिया कि इस मसल को कौन सी सप्लाई कर रही है, ठीक है। तो क्योंकि नर्व सप्लाई रिलेटेड भी क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम में। सो नेक्स्ट अगर आपने देखे एम्ब्रोलॉजी पोर्शन, तो एम्ब्रोलॉजी पोर्शन में क्या है कि थायराइड ग्लैंड कब ओरिजिनेट हो रही है, कैसे ओरिजिनेट हो रही है। सबसे तुम्हारे लिए जरूरी ये है कि कौन से वीक पे ओरिजिनेट होना इसने शुरू किया है, ठीक है। तो फर्स्ट इज कि अगर अपने एम्ब्रोलॉजिकली देखें तो जो थायराइड ग्लैंड है वो कहाँ पे ओरिजिनेट होना शुरू होती है, वो फर्स्ट और सेकंड फेरेंजियल पाउच के बीच में ओरिजिनेट होना शुरू होती है। और उसमें भी क्या होता है, कुछ एंडोडर्मल सेल कलेक्ट होती हैं और एक थायराइड डायवर्टिकुलम बनाती हैं। कहाँ पे, एट द लेवल ऑफ फोरामेन सिकम। फोरामेन सिकम क्या है, जो एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग एंड पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग को कनेक्ट करता है। वहां पे तुमने देखा होगा ना, एक मिनट रुको मैं तुमको पहले दिखा देती हूँ फिर पढ़ेंगे। तो अगर आपने देखें इसमें कि जो टंग है उसका एंटीरियर 2/3 पोर्शन एंड पोस्टीरियर 1/3 पोर्शन है जो आपस में डिवाइड रहता है एक वी शेप स्ट्रक्चर से, और जिसके बीच में क्या बनता है, फोरामेन सिक्कम। कब, इंट्रायूटेराइन लाइफ के दौरान, ठीक है। यहाँ पे फोरामेन सिक्कम पे कुछ प्रिमिटिव इसके थायराइड ग्लैंड के इकट्ठा होते हैं और वहां पे क्या बनता है, थायराइड डायवर्टिकुलम। ये कब बन रहा है, ये बाय 3rd वीक ऑफ जेस्टेशन थायराइड डायवर्टिकुलम जो है वो बन जाता है इंट्रायूटेराइन लाइफ में। एंड ये 3rd to 5th वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ में जो थायराइड ग्लैंड थायराइड डायवर्टिकुलम होता है वो यहीं पे ही रेस्ट करता है। मतलब फोरामेन सिकम पे अप टू 5th वीक ऑफ थायराइड, अप टू 5th वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ जो थायराइड डायवर्टिकुलम होता है वो कहाँ पे रहता है, फोरामेन सिकम पे रहता है। फिर इसके बाद में क्या होता है, फोरामेन सिकम से ये धीरे धीरे नीचे जाना शुरू होती है थायराइड ग्लैंड। ओरोफेरिंग्स पे आती है, दिस पोर्शन इज ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स पे आती है, फिर और डिसेंड होती है थायरोग्लॉसल ट्रैक्ट के थ्रू, और फाइनली अपनी फाइनल पोजीशन पे पहुंच जाती है थायराइड ग्लैंड इन एम्ब्रोलॉजी, ठीक है। तो ये किस किस को क्रॉस करती है, फोरामेन सिकम को, ओरोफेरिंग्स को एंड थायरोग्लॉसल ट्रैक को। जो थायरोग्लॉसल ट्रैक होता है वो गेस्टेशन के टाइम पे बनता है एंड बाय 8 to 10th वीक इसको क्या हो जाना चाहिए, एट्रोफाइड हो जाना चाहिए और डिसअपियर्ड हो जाना चाहिए, ठीक है, बाय 8 to 10th वीक ऑफ गेस्टेशन। और फोरामेन सिक्कम पे 3rd to 5th वीक ऑफ गेस्टेशन तक रहती है। फिर उसके बाद में ओरोफेरिंग्स एंड थायरोग्लॉसल ट्रैक के थ्रू जो थायराइड ग्लैंड है वो अपनी फाइनल पोजीशन पे आ जाती है। सो नेक्स्ट अगर क्या हो कि अगर जो थायरोग्लॉसल ट्रैक है वही डिसअपियर ना होए, वो अट्रोफाइड ना होए, मतलब वहां पे एक सिस्ट बन जाए, ठीक है। क्योंकि नीचे वाली साइड इसकी कोई ओपनिंग नहीं है, ऊपर वाली साइड ओपनिंग रहेगी। तो अगर वहां पे एक सिस्ट बन जाए तो क्या होएगा या कैसे उसका करते हैं, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। एक मिनट। हाँ, तो एम्ब्रियोलॉजी रिलेटेड तुमको दो चीज याद रखनी है कि बाय 3rd वीक ऑफ गेस्टेशन से जो थायराइड ग्लैंड है वो बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। एंड बाय 5th वीक तक वो क्या रहती है, फोरामेन सिक्कम तक ही, फोरामेन सिक्कम पे ही प्लेस्ड रहती है। एंड फोरामेन सिक्कम क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एंटीरियर 2/3 एंड पोस्टीरियर 1/3 पार्ट ऑफ टंग पे। नेक्स्ट अगर अपने देखें कि जिस थायरोग्लॉसल ट्रैक के थ्रू जो थायराइड ग्लैंड है वो डिसेंट हो रही है, अगर वो एट्रोफाइड ना हो तो क्या होएगा, ठीक है। तो वहां पे क्या बन सकती है, थायरोग्लॉसल सिस्ट हो सकती है। तो थायरोग्लॉसल सिस्ट होएगी वो क्या होएगी, ऑलवेज ऑलवेज कंजेनाइटल होएगी, मतलब ये कभी भी एक्वायर्ड नहीं हो सकती, क्योंकि इंट्रायूटेराइन लाइफ में पहले बना थायरोग्लॉसल ट्रैक्ट ना, अगर वो नहीं हो पा रहा है, एट्रोफाइड
थायराइड तो वहां पे सिस्ट बन गई, तो ये हमेशा क्या होगी, ऑलवेज कंजेनाइटल होगी। अभी अपने पढ़ेंगे थायरोग्लॉसल फिस्टुला, जो क्या है, थायरोग्लॉसल सिस्ट का ही कॉम्प्लिकेशन है। कि अपनों ने थायरोग्लॉसल सिस्ट के लिए जनरली जो मैनेजमेंट किया जाता है वो एक्सीजन किया जाता है, कि इसका ऑपरेट करके निकाल दी जाती है, ठीक है। अगर वो ऑपरेशन सही से नहीं हुआ, अगर वहां पे मतलब थायरोग्लॉसल सिस्ट के बाद में थायरोग्लॉसल फिस्टुला बन गया, तो उसको क्या कर रहे हैं, अपने एक्वायर कर रहे हैं ना, कि अगर अपना जब थायरोग्लॉसल सिस्ट को रिमूव कर रहे थे उस टाइम पे उसको सही से रिमूव नहीं कर पाए, या किसी भी दिक्कत की वजह से वहां पे फिस्टुला बन गया, तो वो जो फिस्टुला होता है वो हमेशा क्या होता है, एक्वायर्ड होता है, मतलब किसी सेकेंडरी कॉज की वजह से आ रहा है। लेकिन थायरोग्लॉसल सिस्ट क्या होती है, वो ऑलवेज ऑलवेज कंजेनाइटल होती है। तो फर्स्ट यही डिफरेंस इन दोनों के बीच में रहता है कि थायरोग्लॉसल सिस्ट हमेशा कंजेनाइटल होती है, एंड थायरोग्लॉसल फिस्टुला है वो कभी भी कंजेनाइटल नहीं हो सकता, वो हमेशा एक्वायर्ड ही होएगा, ठीक है। तो थायरोग्लॉसल सिस्ट रिलेटेड और क्या तुमको बातें याद रखनी है, कि ये तो तुमको पता है कि जो थायराइड ग्लैंड है मिडलाइन में ही डिसेंड हो रही थी, वहां पे ही थायरोग्लॉसल ट्रैक्ट होता है, तो ये मिडलाइन स्वेलिंग है नेक की, ठीक है। और ये स्वेलिंग क्या होगी, डिग्लूटिनेशन के साथ में, मतलब जैसे ही अपने स्वॉलो करने की कुछ कोशिश करेंगे उसके साथ में मूव करती है, एंड प्रोट्रूजन ऑफ टंग के साथ में मूव करेगी। डिग्लूटेशन के साथ में क्यों मूव करती है, क्योंकि जैसे अपने कुछ स्वॉलो करेंगे तो वो ट्रेकिया जो थायराइड ग्लैंड होती है, थायरोग्लॉसल सिस्ट होती है, वो किससे अटैच रहती है, ट्रेकिया से अटैच रहती है, ठीक है। थायरोग्लॉसल जो ट्रैक्ट रहता है पहले, एम्ब्रोलॉजिकली थायरोग्लॉसल जो ट्रैक्ट रहता है या थायरोग्लॉसल जो सिस्ट रहती है वो किससे अटैच रहती है, ट्रेकिया से अटैच रहती है, और वो कौन से लिगामेंट के थ्रू अटैच रहती है, दैट इज लिगामेंट ऑफ बेरी, लिगामेंट ऑफ बेरी, BERRY, ठीक है। तो ये लिगामेंट ऑफ बेरी क्या है, ये थायरोग्लॉसल सिस्ट या फिर थायरोग्लॉसल ट्रैक्ट को ट्रेकिया से जोड़ता है। तो जो ये अगर थायरोग्लॉसल सिस्ट मूव करेगी ना डिग्लूटेशन के टाइम पे, अगर ट्रेकिया मूव करेगी तो थायरोग्लॉसल सिस्ट जो है वो भी मूव करती है, प्रोट्रूजन ऑफ टंग के दौरान भी मूव करती है। अब इसके लिए अगर अपने ये भी मतलब अभी ये वाले क्वेश्चन वैसे नहीं आते हैं, अभी बंद हो गए हैं, लेकिन अगर फिर भी पहले आया करते थे, 3-4 साल पहले तक ये ऐसा क्वेश्चन आता था कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, डायग्नोसिस कौन सी इन्वेस्टिगेशन से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी तुमको पता होना चाहिए ना। थायरोग्लॉसल सिस्ट के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज USG गाइडेड FNAC, एंड डायग्नोसिस या फिर मोस्ट इंडिकेटेड इन्वेस्टिगेशन अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो दैट इज FNAC। अब अगर अपने इसकी देखें कि कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है थायरोग्लॉसल सिस्ट की, तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ थायरोग्लॉसल सिस्ट इज इन्फेक्शन, और क्या क्या हो सकती है, थायरोग्लॉसल फिस्टुला बन सकता है, पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड हो सकता है, ठीक है। अभी अपने कार्सिनोमा पोर्शन पढ़ेंगे कि थायराइड में कौन कौन से कार्सिनोमा हो सकते हैं। तो थायराइड में जो है मेन 4 टाइप के, ये अभी अपने कार्सिनोमा वाला पोर्शन करेंगे, मैलिग्नेंसी वाला तब करेंगे, ठीक है। लेकिन इनसे रिलेटेड भी काफी क्वेश्चन आते हैं, पेपिलरी कार्सिनोमा होता है, एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा, मेडुलरी कार्सिनोमा, तो इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे तुमको क्या याद रखना है कि जो पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड है वो किससे रिलेटेड है, थायरोग्लॉसल सिस्ट से, कि अगर लॉन्ग स्टैंडिंग थायरोग्लॉसल सिस्ट रह जाती है तो वहां पे कौन सा कार्सिनोमा डेवलप होएगा, वहां पे पेपिलरी टाइप ऑफ कार्सिनोमा डेवलप होएगा थायराइड ग्लैंड का, ठीक है। अब इसकी मैनेजमेंट का पोर्शन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऑपरेशन किया जाता है थायरोग्लॉसल सिस्ट को रिमूव करने के लिए। तो मैनेजमेंट में मोस्ट कॉमन मैनेजमेंट ऑफ थायरोग्लॉसल सिस्ट इज एक्सीजन। एक्सीजन में भी कौन सा ऑपरेशन किया जाता है, दैट इज सिस ट्रंक ऑपरेशन। सिस ट्रंक ऑपरेशन में क्या क्या किया जाता है, रिमूवल करवा दिया जाता है थायरोग्लॉसल सिस्ट को, थायरोग्लॉसल कंप्लीट ट्रैक को टिल द बेस ऑफ टंग। अच्छा यहाँ पे टंग मिसिंग है ना, टिल द बेस ऑफ टंग आएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस कुछ पार्ट हायोइड बोन का जो अटैच रहता है थायरोग्लॉसल सिस्ट से, उसको भी रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन अगर थायरोग्लॉसल वहां पे फिस्टुला बन जाए तो वो कभी भी कंजेनाइटल नहीं होएगा, हमेशा एक्वायर्ड होएगा।